नमस्कार प्रिय बच्चों, आज आपकी कक्षा में हम स्पर्शवाक 2 के गद्य खंड का पहला पाठ बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने बड़ी ही रोचक कहानियां प्रस्तुत की हैं। तो पहले हम प्रेमचंद जी की जीवनी जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमी गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से कार्य किया। इन्होंने अपनी आजीविका था अपना जीवन चलाने के लिए स्कूल में अध्यापक, इंस्पेक्टर, मैनेजर का कार्य करने के अलावा हंस, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पत्रिकाएं किसे कहते हैं? मैगजीन जो होती हैं। वे अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे थे, अर्थात महान कहानीकार कहे जाने लगे थे। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हो गया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि। इन्होंने इस पाठ में 2 भाइयों के बारे में बताया है। तो इस पाठ के मुख्य 2 पात्र हैं, लेखक प्रेमचंद और उनके बड़े भाई साहब। इन दोनों भाइयों की मां का देहांत हो गया था, तो इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए हॉस्टल अर्थात छात्रावास में डाल दिया था। लेखक पढ़ते कम थे। लेखक कौन थे? प्रेमचंद। लेखक पढ़ते कम थे, लेकिन तीव्र बुद्धि के थे। तीव्र बुद्धि की इंटेलिजेंट थे, लायक थे और खेलने कूदने में अधिक ध्यान देते थे। वे पढ़ाई को कम समय देते थे, लेकिन तीव्र बुद्धि के कारण कक्षा में अव्वल प्रथम आते थे। पढ़ाई न करने के कारण वे बड़े भाई से डांट खाते थे, लेकिन खेल कूद का मोह नहीं त्याग सकते थे। बड़े भाई साहब बड़े अध्ययनशील थे कि हरदम पढ़ते रहते थे। उन्हें पढ़ना अधिक पसंद था। वे दिन रात किताबें खोले बैठे रहते थे और छोटे भाई को ना पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में बताते रहते थे। अब पढ़ते हैं पाठ की ओर। तो इस पाठ के 3 भाग हैं। पहले भाग में लेखक ने बताया हुआ है। पहले पाठ में प्रेमचंद जी कहते हैं कि बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 दर्जे आगे थे। 3 दर्जे का अर्थ है कि 3 कक्षा आगे थे। लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बड़े भाई ने पढ़ाई देर से शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनकी बुनियाद मजबूत हो, कि उनकी जो पढ़ाई जो है, उनका बेस जो है वो मजबूत हो। बुनियाद का अर्थ है नींव, बेस जिसे आप बोलते हैं। इसलिए बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे, लेकिन फिर भी कक्षा पास नहीं कर पाते थे। बड़े भाई होने के नाते वे लेखक की पूरी निगरानी मतलब कि देख रेख करते थे। बड़े भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते थे। वे दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापियों पर, कभी किताब के हाशियों मतलब कि पन्नों पर चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक शब्द को ही बार बार लिख डालते थे। दूसरी ओर लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते थे और खेलकूद करके जब वापस हॉस्टल छात्रावास में जाते तो बड़े भाई साहब का
रौद्र रूप देखकर मौन होकर खड़े रहते। ये सब देखकर बड़े भाई उसे डांट कर कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़नी मुहावरा है जिसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है, अपने आप को तकलीफ देनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि तुम घर चले जाओ और दादा की गाड़ी कमाई मत बर्बाद करो। गाड़ी कमाई मुहावरा है जिसका अर्थ है मेहनत की कमाई। ये सुनकर लेखक को 2-3 घंटे निराशा होती। 2-3 घंटे वो निराश हो जाते और झटपट जल्दी से टाइम टेबल बना लेते, लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते, उसका कि टाइम टेबल के ऊपर अमल नहीं कर पाते। खेल कूद का मैदान उन्हें बाहर खींच लाता और इतनी डांट फटकार के बाद भी वह खेल में शामिल हो जाते कि जब भी वह बच्चों को बाहर खेलते देखते उनसे नहीं रहा जाता था और उनके साथ खेलने के लिए मैदान में उतर जाते थे। उनकी डांट फटकार की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। वार्षिक परीक्षा हुई। दूसरी बार वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और लेखक कक्षा में प्रथम आ गए। अब दोनों में केवल 2 साल का ही अंतर रह गया। लेखक सोचने लगा कि अब बड़े भाई को डांटने का अधिकार नहीं रहा, इसलिए लेखक की स्वच्छंदता और बढ़ गई। स्वच्छंदता की उनकी आजादी और बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि भाई साहब फेल हो गए हैं, अब वो मुझे नहीं डांटेंगे, इसलिए वो और आजादी से अधिक समय खेल में देने लगा। लेकिन ये सब देखकर बड़े भाई ने उसे बहुत डांट फटकार लगाई और कहा, कक्षा में प्रथम आने पर तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। घमंड अहंकार हो गया है। घमंड बड़े बड़ों का नहीं रहता। तुम्हारी क्या हस्ती है कि तुम कौन हो? तुम तो एक नादान से बच्चे हो, तो तेरे अंदर प्रथम आने का घमंड हो गया है। तो घमंड बड़े बड़े लोगों का जो है वो खत्म हो जाता है और तुम तो एक नादान से बच्चे हो। उन्होंने रावण का उदाहरण देकर कहा कि घमंडी रावण का भी नाश हो गया था। उन्होंने गणित, इतिहास, ज्योमेट्री आदि विषयों का उदाहरण देकर भी लेखक को समझाया, लेकिन फिर भी लेखक की रुचि पढ़ाई में नहीं हुई। वह बड़े भाई के कहने पर थोड़ा बहुत पढ़ते और फिर खेल कूद में मस्त हो जाते थे। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। फिर से सालाना परीक्षा हुई और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लेखक फिर से पास हो गए और भाई साहब फिर फेल हो गए। लेखक के बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था, इससे लेखक को बड़े भाई पर दया आ गई। अब वो जब उन्होंने देखा कि बड़े भाई साहब दोबारा फेल हो गए हैं और अब उन दोनों के अंदर एक ही कक्षा का अंतर रह गया था, तो ये सब देखकर लेखक को अपने भाई पर दया आने लगी। उनको सोचने लगे और दोनों अपने भाई को देखकर वो रोने लगे। लेखक की पास होने की जो खुशी थी कि जो अपनी कक्षा में वो प्रथम आए थे, अपने भाई को दुखी देखकर उनकी खुशी भी आधी हो गई। भाई के उपदेश से ही लेखक दनादन पास हो जाता है कि जो थोड़ा बहुत भी उनके बड़े भाई उन्हें डांटते हैं और उनकी डांटने की वजह से ही छोटा भाई लेखक जो पास हो जाता है। अब उनके बीच एक दर्जे का अंतर रह गया। उसे लगा कि अब भाई नहीं डांटेंगे, इसलिए अब उसने क्या किया कि अब वो पतंगबाजी में ज्यादा समय व्यतीत करने लगा। पतंगबाजी की पतंगे उड़ाने में ज्यादा समय लगाने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन संध्या से शाम के समय लेखक कनकुआ लूटने के लिए, कनकुआ की पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहा था। तब दोनों भाइयों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ क्या हो गई कि आमना सामना हो गया, दोनों की टक्कर हो गई और लेखक का हाथ पकड़कर भाई साहब गुस्से से बोले, कहने लगे
तुम 8वीं कक्षा में आकर ये काम कर रहे हो। कहने लगे कि तुम अभी 8वीं कक्षा में हो गए हो। 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो तहसीलदार तक का बड़े बड़े काम कर रहे हैं और तुम ये कनकोए खेल रहे हो। भाई साहब ने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके अनुभव की बराबरी हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि चाहे आप 2 बार 3 बार फेल हो गए हो, पास हो गए हो, सॉरी, और मैं फेल हो गया हूं, लेकिन जो मेरा बड़े होने का अधिकार है वो कभी खत्म नहीं हुआ। ऐसे उनको लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अम्मा दादा के लिए हम छोटे बच्चे ही हैं, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके अनुभव की बराबरी हम नहीं कर सकते। इन सब बातों को सुनकर लेखक नतमस्तक हो गई और उन्हें अपनी लघुता का एहसास हुआ तथा एक कनकोआ उनके ऊपर से गुजरा। कनकोआ की एक पतंग उनके ऊपर से, डोर कटी हुई थी, ऊपर से उड़ रही थी और उसको पकड़ने के लिए, उसकी डोर को पकड़ने के लिए, उसको लूटने के लिए बच्चे दौड़ रहे थे। तो ऐसे ही दोनों, जब बड़े भाई उसको समझा रहे थे तो एक अचानक एक कनकोआ उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजर रहा था। बड़े भाई साहब लंबे थे, उन्होंने पतंग की डोर उछलकर पकड़ ली और वो भी हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। उनको देखकर लेखक भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कहते हैं कि बड़े भाई साहब का भी बचपन था, उनका बचपन तिरोहित हो गया था, वो हॉस्टल में उनको डाल दिया था और वो अपने बड़े होने का वो कर्तव्य निभा रहे थे कि अगर मैं बड़ा भाई ही खेलने कूदने लग जाऊंगा तो मुझे देखकर छोटा भाई भी ऐसे ही करेगा। वो ऐसा उदाहरण देना चाहते थे, ऐसी मिसाल कायम करना चाहते थे कि मुझे देखकर छोटा भाई भी पढ़े लिखे। तो वो कनकोआ, अब वो भी उनका भी खेलने का मन करता था, इसलिए वो उस कनकोए को पकड़कर वो भी दौड़ने लगे। अंत में इन्हीं तीनों भागों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। अब इन प्रश्न उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो सही उत्तर होगा उसको छांटकर अपनी कॉपी में लिखें तथा एक तो पंक्तियों में प्रश्न उत्तर, 30-35 शब्दों में प्रश्न उत्तर करें। इन्हीं तीनों भागों के आधार पर अब आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।